आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। डाइपोल पे टॉर्क कितना होता है। इसके पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर में ये टॉर्क होता क्या है। हालांकि आप लोग 11th में सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन वाले टॉपिक पे ये पढ़ चुके हैं। आपसे अगर कोई बोलता है फोर्स क्या होता है, तो आप सीधा सा जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है या डिस्प्लेस होने का ट्राई करती है। मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्प्लेस आर ट्राई टू डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड होने पे उसे डिस्प्लेस करती है या उसे डिस्प्लेस करने का ट्राई करती है। जैसे आपका एक ट्रक खड़ा हुआ है, आप उस पर अकेले जाके पुश करने लगे तो क्या ट्रक मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। आपने फोर्स तो अप्लाइड किया लेकिन मूव नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें एक वर्ड जोड़ा जाता है वांट्स टू डिस्प्लेस या ट्राई टू डिस्प्लेस। मतलब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है या ट्राई टू डिस्प्लेस, उसे डिस्प्लेस करने के लिए टेंडिंग कर सकता है। जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो। क्लियर? वो होता है फोर्स। वैसे ही टॉर्क क्या होता है? फोर्स जो होता है बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है ऑब्जेक्ट को, और जो टॉर्क होता है ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। इसे हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क बेटा सिंगल फोर्स से भी हो सकता है और इसमें डबल फोर्स भी हो सकते हैं। सिंगल फोर्स वाले टॉर्क के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे घर का दरवाजा। ठीक, उसका सिंगल फोर्स वाला जब टॉर्क होगा तो ऑब्जेक्ट का जो एक एंड होगा वो बेटा कहीं ना कहीं से अटैच होगा, रोटेशनल एक्सेस में अटैच होगा, जिसके रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा उससे अटैच होगा। ठीक, तब सिंगल फोर्स जो होगा वो आपका रोटेशनल इफेक्ट या टर्निंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको घर का दरवाजा। आप घर के दरवाजे में देखिए साइड उसका अटैच होता है, आप उसे एक हाथ से मतलब केवल एक फोर्स अप्लाइड करके आप उसे ओपन कर सकते हैं और उसे ऑफ भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। राइट? जैसे हैंड पंप में जो रॉड लगी होती है, ठीक है, जब आप उसको चलाते हैं तो हैंडपंप में केवल आप एक फोर्स अप्लाइड करके उसे रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी एक एंड आपका अटैच होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और डबल फोर्स का टॉर्क कैसा होता है? ऐसे डबल फोर्स आपके कपल के नाम से जाने जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर मैं कपल ऑफ फोर्स से हट करके केवल कपल की बात करूं, व्हाट इज कपल, तो कपल आप सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक्सप्लेन अगर करने को कहूँ तो शायद बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। कपल होता क्या है, तो आप लोग बस इतना माइंड में रखते हैं, एक लड़का हो एक लड़की हो, दैट इज कपल। रॉन्ग आंसर बेटा, केवल एक लड़का और एक लड़की होने से कोई कपल नहीं हो जाएगा। कपल के लिए कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, पहली बात तो एक लड़का और एक लड़की हो, दोनों की एज अप्रोक्सीमेट सेम। यहां से हम कपल ऑफ फोर्स में क्या रिलेट कर पा रहे हैं? यहां से हमारा जो कपल ऑफ फोर्स में रिलेशन है वो इतना समझ लीजिए कि लड़का और लड़की मतलब नेचर चेंज हो, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी दोनों फोर्स की डायरेक्शन बेटा क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर? और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल होनी चाहिए, मतलब उनकी एज इक्वल होनी चाहिए। ठीक, एक तीसरा केस भी बनेगा कि दोनों के पेरेंट्स सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स अगर सेम है तो वो बेटा भाई बहन होंगे। तो दोनों के पेरेंट्स क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। तो अगर दोनों के पेरेंट्स अलग अलग हैं तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है? दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होनी चाहिए। देखिए कैसे, जैसे बेटा आपके पास लाइन ऑफ एक्शन जानते हैं क्या होता है? जैसे बेटा आपके पास ये फोर्स है, इसको आप इन्फिनिटी तक इस लाइन को ड्रा करो और दूसरी लाइन को भी इन्फिनिटी तक ड्रा करो, और इस तरह से ये पूरी की पूरी लाइन जो इन्फिनिटी तक जा रही है यही आपकी लाइन ऑफ एक्शन कही जाती है इस फोर्स की। क्लियर? ठीक है, जैसे आपके पास बेटा ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये ऑब्जेक्ट हमने बना दी, ये पूरी की पूरी कोई एक ऑब्जेक्ट है।
मान लीजिए इसमें फोर्स इधर अप्लाइड है और इसमें फोर्स इधर अप्लाइड है, दो फोर्स हैं, एक F1 है और एक F2 है। और बेटा F1 और F2 आपके जो हैं दोनों इक्वल हैं। अगर आपके फोर्स दोनों इक्वल हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड है, ठीक, डायरेक्शन बेटा अपोजिट है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। एक मैं दूसरा केस बना देता हूं, जैसे आपके पास यह ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स इधर अप्लाइड है और इसमें एक फोर्स इधर अप्लाइड है, एक F2 है और एक F1 है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें अगर देखेंगे आप तो बेटा जब इसको ड्रा करेंगे तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो होगी वो सेम है और लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से ये टर्निंग इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड है एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे, राइट। लेकिन ये वाले इनके इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी, ठीक, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे और फॉरवर्ड में ऐसे जाएगी। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है, मतलब अलग अलग है, सेपरेट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दैट्स मीन दीज फोर्स F1 एंड F2 विल क्रिएट द टॉर्क विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये ऑब्जेक्ट को टर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। दूसरी बात, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो टॉर्क को बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए ये मैंने कोई डिस्टेंस बना दी, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, तो F इंटू क्या होना चाहिए, AB, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ फोर्स नहीं होनी चाहिए कि आप जैसे कहीं भी आपका एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, दूसरा फोर्स ऐसे है, तो आप ये डिस्टेंस निकालें, नहीं, हमें दोनों के बीच की क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करके हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो इस तरह से हमारा टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब लोग अपने मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। किसी डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्ट होता है और कैसे। बेटा सबसे पहले हम ड्रा करते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर दी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल हैं और आपस में इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो ये बात ये रिप्रेजेंट करती है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। ये आपकी क्या है, फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस में है तो ये बात हमारी यही चीज़ क्लियर करती है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और हमें अपने सिलेबस में जितना भी कुछ पढ़ना है वो सब फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ना है। हमारे सिलेबस में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। तो अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने बेटा कोई कोई हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट अप कर रखा है जिसका ये प्लस क्यू चार्ज है और ये बेटा आपका क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आप जो जानते हैं इसमें क्या होती है, वो बेटा होती है 2L। और ये हमारा फील्ड लाइन के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी एक्सेस जो है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। क्लियर? हम लोगों ने जिस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, इसके पहले वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाइड होता है, बट माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल्स बेटा क्या होता है, Q इंटू E, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। और इसमें भी बेटा आपका क्या होता है, F इक्वल्स Q इंटू E। बेटा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों में सेम है जो कि Q है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो Q इंटू E इसमें भी और Q इंटू E उसमें भी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन बेटा आप देख पा रहे होंगे इक्वल नहीं है, ठीक। तो आपको पता है टॉर्क निकालने में आप क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल्स है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स।
तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करें, हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन को बैक ड्रा कर दें और इससे एक बेटा ड्रा कर दें, क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। जैसे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, हमारा ये परपेंडिकुलर क्रिएट हुआ। सपोज हमने डाइपोल को माना था कि हमारे पास ये ए है और ये बी है, हम इस पॉइंट को एम डाल देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? क्यों हमने ये ड्रा किया? क्योंकि हमें टॉर्क की डिफिनीशन में अभी हमने बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी। हालांकि हम जरूरी नहीं कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको बेटा डॉट डॉट करके बैक ले आएँ और फिर इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जो ये होगा वो भी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, टाउ इक्वल्स बेटा क्या होता है, टाउ इक्वल्स क्या होता है, यहाँ पे लिख दो बाय द फार्मूला। पहले एक बार फार्मूला हमें लिख देना चाहिए, बाय द फार्मूला। फार्मूला आपका क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स फोर्स इनटू कोई भी फोर्स बेटा, क्योंकि दोनों फोर्स आपके क्या होंगे, इक्वल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। ये सिंबल मैंने परपेंडिकुलर की जगह बनाया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क जो होता है उसका सिंबल ये होता है, इसको टाउ से बोलते हैं, टाउ इक्वल्स फोर्स की जगह एफ आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हमारा क्या आ जाएगा बेटा, बीएम आ जाएगा। फिगर में देख लीजिए, बीएम जो है हमारी दोनों चार्ज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हमें बेटा बीएम नहीं पता है तो हम बीएम को साइड में कैलकुलेट करते हैं। कैसे, हमें बीएम चाहिए ना, तो ऐसा करिए, हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल AMB। अगर इन ट्रायंगल AMB में हम बात करें साइन थीटा, बेटा देखिए ये अगर एंगल थीटा है, ये लाइन जो है ये आपकी पैरेलल ड्रा की गई है, तो ये एंगल भी तो थीटा होना चाहिए। तो अगर AMB में हम साइन थीटा ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा BM है अपॉन हाइपोटेनस यानी AB है। क्लियर ना? तो हमारे पास BM की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो BM इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा आ जाएगा और AB साइन थीटा आने का मतलब हो जाएगा 2L साइन थीटा, क्योंकि AB की वैल्यू जो है हमारी बेटा 2L है, A से B तक की डिस्टेंस जो है हमने 2L लिख रखी है। क्लियर? तो अब अगर हम टाउ की अगला स्टेप करें तो टाउ इक्वल्स बेटा हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, Q इंटू E और इंटू क्या आ जाएगा, 2L साइन थीटा। क्लियर? अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, Q और 2L को मिला के लिख देते हैं एक साथ, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है बेटा, टाउ है। ये बताओ, चूंकि Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है आपका, P होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE साइन थीटा। ठीक है, टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी, PE साइन थीटा। अगर टाउ की यूनिट की बात करें, टॉर्क की यूनिट की बात करें, तो बेटा इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, अब टॉर्क जो है बेटा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है टॉर्क का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म अगर देखें इस फार्मूले का, तो वेक्टर फॉर्म जो होता है वो टाउ वेक्टर इक्वल्स बेटा हमारे पास क्या होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है जिससे हमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइंड ऑब्टेन होगी, और ये हमारा स्केलर फॉर्म है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड ऑब्टेन होगा। और इस तरह से यही हमारा डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल का। क्लियर? अब हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मोशन ऑफ a charge particle in a uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल
किस तरह से मूव करता है, हमें इसके बारे में अब स्टडी करनी है। बेटा इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा डेरिवेशन है। जैसे हमने बेटा एक ऐसे दो प्लेट्स रिप्रेजेंट कर दी, कोई हमारी ये प्लेट है और कोई हमारी बेटा ये प्लेट है। हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे हमारी कोई प्लेट है निगेटिवली चार्ज्ड है, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे है। दोनों प्लेट्स बेटा हमारी क्या है, सर्टेन डिस्टेंस पे है। अगर हमारी ये प्लेट हमारी पॉजिटिवली और ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये आप बताइए कि यहाँ इनके प्लेट्स के बीच का जो गैप होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। बेटा आप कैसे समझेंगे, कोई भी आप टेस्ट चार्ज लेके आइए, तो टेस्ट चार्ज जब यहाँ लेके आएंगे तो वो बेटा क्या होगा, वो डाउनवर्ड आएगा। टेस्ट चार्ज अगर लेके आएंगे तो वो क्या होगा, इधर से इधर आएगा। मतलब हमारी जो फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी, हमारी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ऐसे। बेटा ये जो हैं ये क्या है, हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, और ये फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और इस बात का मतलब मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारी क्या है, सेम है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो बेटा उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस रीजन में क्या है, सेम है। जैसे हम यहाँ पे एक बना लें, ऐसे नहीं, इधर ना बनाएं, हम लोग इधर ही बनाते हैं, इधर ही, चाहे इतना ही रीजन रखो चाहे थोड़ा सा और बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फील्ड लाइन हमारी ये ड्रा हो गई इक्वल डिस्टेंस पे, क्लियर। यहाँ भी, इसमें भी इधर पॉजिटिव और इसमें, मतलब ऐसे। ये हमारी बेटा क्या है, एक प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज थी, और ये हमारी एक प्लेट थी निगेटिवली चार्ज थी। इनके बीच में इनको हमने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रखा था। तो हमारी ये फील्ड लाइंस क्रिएट हुई हैं। फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दैट्स मीन इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म है। सपोज करिए कोई एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से इंटर करता है। इलेक्ट्रॉन है, उसका मास बेटा क्या होगा, यम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज ई और मास यम है, v वेलोसिटी से इंटर करता है, तो बेटा वो किस पथ में मूव करना चाहेगा, वो ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इंटर कर रहा है। और जो हमारी फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड रिप्रेजेंट की गई है, और इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड में हॉरिजॉन्टली इंटर करता है, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फील्ड में इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज होता है। आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा इस पे इंटर करेगा तो उस पे एक फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में F इक्वल्स QE अप्लाइड होगा कि नहीं। फोर्स क्या होगा बेटा हमारे पास, F इक्वल्स QE, और इस F इक्वल्स QE की वजह से ये जो होगा ये एक कर्व पथ ऑब्टेन करेगा। क्यों बेटा, जैसे ही ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो उसमें F इक्वल्स QE अप्लाइड हुआ। फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो वो फिर मतलब उसमें कंटिन्यू F इक्वल्स QE हमारा फोर्स कंटिन्यू अप्लाइड होता रहेगा, जिसकी वजह से ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एक कर्व पथ ऑब्टेन करेगा ऐसे। लेकिन जैसे ही फील्ड के बाहर जाएगा तो फिर उसमें फोर्स अप्लाइड होना बंद हो जाएगा और वो बेटा स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने फिगर में इतना समझाया। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे। अगर हम बात करें फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होगा, तो हम बेटा जानते हैं बाय द फार्मूला। हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल्स Q इंटू ई। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स E इंटू ई लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि F इक्वल्स E इंटू ई लिख सकते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है E होता है।
ठीक है बेटा, आप ये बताइए, जब कोई भी चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन भी तो क्रिएट होता है। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल्स क्या होता है, एम इंटू ए। तो अगर हम मान लें इफ द एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, इफ द acceleration on the electron is a, ठीक, अगर एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ए तो क्या करेंगे, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, एफ इक्वल्स एम इंटू ए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 डाल दें और हम क्या कर दें, ऑन कंपेयरिंग बेटा क्या करें, इक्वेशन 1 एंड 2 की कंपेयर कर दें। तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 की कंपेयर करते हैं तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, एम ए इक्वल्स ई इंटू ई आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका ई अपॉन क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतनी बात बताइए। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, डायरेक्शन अलोंग टू द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स आपका अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा आपका। तो आपका फोर्स तो वर्टिकली अपवर्ड है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, और आपका इलेक्ट्रॉन पे यानी नेगेटिव चार्ज में फोर्स जो होता है अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड होता है। तो फोर्स अपवर्ड होने की वजह से जो हमारा क्या होगा, ये एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब हम बेटा दो मोशन की बात करेंगे, इसमें दो मोशन हो रही हैं। एक तो उसने हॉरिजॉन्टली इंटर किया था तो एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर उस पे फोर्स की वजह से वर्टिकल मोशन भी स्टार्ट हुआ तो वर्टिकल वेलोसिटी भी हो जाएगी कुछ ना कुछ, या वर्टिकल मोशन भी कुछ ना कुछ हो जाएगी। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो यक्स डिस्प्लेसमेंट है, मतलब प्लेट की लेंथ जो है हमारे पास यक्स है और यक्स डिस्टेंस कवर करने पे वो अपने पथ से वाई डिस्टेंस से डेविएट हो जाता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली यक्स डिस्टेंस कवर करने पे वो वर्टिकली वाई डेविएट हो जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आप देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं है, और जब कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी से मूव करती रहेगी, और अगर मतलब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। यहाँ पे हमने कोई फोर्स अप्लाइड नहीं किया है, उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मॉल v से इंटर किया था तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और कांस्टेंट वेलोसिटी में या यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग अप्लाइड क्या करते हैं बेटा, तो डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम यूज कर सकते हैं तो अब इधर देखिए, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है बेटा, यक्स है, वेलोसिटी हमारे पास v है और इनटू क्या है, टाइम t। तो अगर टाइम इक्वल से देखें तो यक्स अपॉन क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक का मूव करने में उसको कितना टाइम लिया उसने, यक्स अपॉन v टाइम उसने लिया। ठीक, अब हम फॉर वर्टिकल मोशन बात करेंगे। वर्टिकल मोशन, अगर वर्टिकल मोशन की बेटा बात की जाए तो ये बताओ, वर्टिकली मोशन हमारी यूनिफॉर्म तो है नहीं, वर्टिकल मोशन में हमारा एक फोर्स अप्लाइड है, तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो बेटा वहाँ पे क्या अप्लाइड होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपके पास 3 होती हैं।
ठीक है ना। और हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी अप्लाइड होती हैं जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। और यहाँ पे बेटा आप देख लीजिए कंटिन्यूस में F इक्वल्स क्यू ई इंटू ई था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, पूरे रीजन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है, मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट होने से बेटा आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। दस वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस मोशन। ठीक, तो वर्टिकल मोशन के लिए हम बात करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है। हम यस की जगह हम क्या लेंगे, हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वाई है, वाई ले लिया। अच्छा ये बताओ, जब उसने इंटर किया था तो उसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, तो आपने खुद बताया था कि उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी से इंटर किया था। तो दैट्स मीन अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उसका, जीरो। यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बेटा क्या होगी, जीरो। क्योंकि बेटा जब उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इंटर किया उस टाइम तो उसमें कोई फोर्स नहीं था ना, जब उसने इंटर किया था उसके जस्ट पहले नहीं था, उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव किया। तो उस इंटर करते टाइम उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तो वो हो जाएगा जीरो। और हाफ ए की जगह वैल्यू रख दो, ए की जगह आप क्या रखेंगे, ई अपॉन यम, ई अपॉन यम। बेटा ए की वैल्यू ई अपॉन यम इंटू टी की जगह बेटा आप क्या लिखेंगे, यक्स अपॉन वी का स्क्वायर। तो अगर इसको आप अरेंज करें तो इसको आप लिख सकते हैं ई अपॉन 2m वी स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, y इक्वल्स ई अपॉन 2m और वी स्क्वायर हमने नीचे ही अरेंज कर दिया इंटू यक्स स्क्वायर। क्लियर। और अब ये हमारा जो है वो इक्वेशन पथ ऑफ, वो हमारा क्या है, मोशन पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इक्वेशन का है कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द मोशन पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इक्वेशन में आप गौर से देखिए बेटा, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है। और जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो वहां भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था। आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पैराबोला पढ़ा होगा, और नहीं भी हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब कभी भी ना जानते हो तो याद रखिए, जब कभी भी x में पावर 1 और y में 2 हो, या फिर y में 1 और x में 2 हो, मतलब दोनों में से x और y में से किसी एक की पावर 2 और किसी एक की पावर 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन जो होती हैं हमारी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हेंस वी कैन से दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। Hence, it is clear that motion path of electron in a uniform electric field is parabolic. अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन की बात की है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए पैराबोलिक हो गई। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं द मोशन पाथ ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। भाई अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे ई की जगह हम क्यू यूज कर देंगे, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, और m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो के मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। वेलोसिटी उसकी गिवन होगी, e आपका कांस्टेंट है, y और x हमें पता ही है। बात समझ में आई। तो हम इस तरह से इसको कुछ भी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इसका दे दे और वो बोल दे प्लेट की लेंथ l है या 5 मीटर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्लेट की लेंथ का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई x जो हमने अज्यूम की है वो क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वही तो प्लेट की लेंथ होगी। भाई जहां तक प्लेट है वहीं तक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं तक फोर्स अप्लाइड होगा, उसी की वजह से ये कर्व पथ में मूव करेगा, और जिसका मोशन पथ हमारा इस तरह से निकलेगा, जो कि क्या है, एक पैराबोला है। मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पथ पर मूव करता है। क्लियर। अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।